आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आपको पता है डीलरशिप स्कैम कर सकते हैं, आप उसको बता भी देते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है आप इन इन चीजों में स्कैम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डीलरशिप बाज नहीं आ रही है। उन्हीं चीजों में फिर से आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। स्कैम मेनली पैसे से रिलेटेड होता है, पैसे ज्यादा उन्होंने ले लिए। जो आज एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मिस्टर शंकर की, बिहार से। उन्होंने बताया किस तरीके से डीलरशिप ने, एक्चुअली बताया क्या, मेरी उनसे स्टार्टिंग से ही बात चल रही थी गाड़ी सिलेक्ट करने से लेकर। एक बार थोड़ी सी उनकी स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा। और लास्ट में डीलरशिप को हमने बता दिया था कि ये चीज आप स्कैम कर सकते हैं। सेम उन्होंने वहीं पर कोशिश की, लेकिन लास्ट में किस तरीके से वो फेल भी रहे, आज उन सब चीजों की हम बात कर लेते हैं ताकि आप लोग भी इन चीजों से बचे रहें। हेलो, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, या कार बाइंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर शंकर ने मुझे कांटेक्ट किया, उनको गाड़ी लेनी थी एक फ्रोंक्स में, बलेनो में, और उधर अल्ट्रोज में, i20 में, पंच में। वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में चल रहे थे, तो उन्होंने कांटेक्ट किया। वहां पर वो लगभग पंच को सिलेक्ट कर चुके थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि आप पंच क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, मेन रीजन क्या है पंच सिलेक्ट करने का। जब हमें रीजन पता लग जाता है ना कि हम किस वजह से गाड़ी ले रहे हैं, और गाड़ियों में देखिए हर सेगमेंट में हमारे पास गाड़ी है, और गाड़ी में वो बाकी गाड़ी छोड़ने का क्या रीजन है और ये गाड़ी सिलेक्ट करने का क्या रीजन है, तो वहां पर पता लग जाता है कि आप ठीक गाड़ी ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको इस गाड़ी में नुकसान तो नहीं होने वाला है। वहां पर उन्होंने बताया पहली प्रायोरिटी उनकी सेफ्टी है, तो पंच जो है उनको बढ़िया सेफ्टी दे रही है। दूसरा, उनको चलना था लगभग 1000 से 1200 1300 किलोमीटर पर मंथ चलना था। मैंने बोला तो आप सीएनजी में क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने सीएनजी को आउटराइट मना कर दिया कि नहीं, मुझे सीएनजी गाड़ी पसंद ही नहीं है। हालांकि सीएनजी की परफॉर्मेंस आज के टाइम पर बिल्कुल ठीक है, बूट स्पेस में भी उनको कुछ ज्यादा यूज था नहीं उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया हमें सीएनजी गाड़ी नहीं लेनी है। तो चलो ठीक है, वो सबकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, उन्होंने सीएनजी नहीं लेनी थी। तो उन्होंने यही बोला कि मुझे पंच वैसे पसंद भी है, और साथ में गाड़ी की सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, और 1000 1200 किलोमीटर चलना है, तो इसको माइलेज भी ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब मैंने उनसे पूछा देखिए कि आप बलेनो की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, बलेनो भी काफी अच्छी गाड़ी है, सेफ्टी उसकी भी ठीक ठाक है, और माइलेज वो भी बढ़िया दे रही है। तो उन्होंने बोला मुझे लुक्स जो है वो भी मैटर करती है। लुक्स के हिसाब से मैंने i20 को भी छोड़ दिया, बलेनो को भी छोड़ दिया, ये थोड़ी नीची गाड़ी लगती है। हाँ, फ्रोंक्स फिर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं थी, और वो कंफ्यूजन में थे कि फ्रोंक्स और पंच में किसको ले, तो वो सेफ्टी की वजह से पंच की तरफ थोड़ा चले गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि फ्रोंक्स की सेफ्टी रेटिंग में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा यार मारुति है, टिन का डिब्बा है, कोई फायदा नहीं। मतलब काफी ज्यादा लोगों को आज भी नहीं पता है कि मारुति भी अब सेफ गाड़ियां बना रही है। 4 स्टार जो है वो फ्रोंक्स भी लेकर आई है, कुछ एक मार्केट में 5 स्टार भी लेकर आई है। इंडिया में हालांकि टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया इसकी सेफ्टी आज के टाइम पर मानी जाती है। उन्होंने कहा यार मैंने ना शीट मेटल दबाकर देखी थी, तो जो फ्रोंक्स है उसकी थोड़ी सी मुझे दबती लग रही थी, और जो पंच है उसकी दबती नहीं लग रही थी। अब ये चीज जो है ना, काफी सारे लोग थोड़ा सा उसको लोहे को दबाते हैं और मान लेते हैं कि यार ये तो ना सेफ है और ये सेफ नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है ना, तो कोई मुक्का नहीं मारता उस पर, आपस में मेटल टकराते हैं, हाई स्पीड में होती है। पंच है, टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है, कितना भी आप स्ट्रॉन्ग लोहा लगा लेते हैं, आई थिंक ट्रक से या ट्रेन जब आपस में टकराती हैं उनसे मजबूत लोहा तो कोई नहीं लगाता है, तो वो तो मुड़ जाते हैं, उसमें हमें नहीं देखना है। मेन हमें देखना है बॉडी शेल स्टेबल रहता है कि नहीं रहता है। और वो फ्रोंक्स में भी ठीक है, उनको थोड़ा सा मतलब हमने बताया, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ यार आज के टाइम पर फ्रोंक्स भी सेफ है। ऐसा नहीं है कि फ्रोंक्स बिल्कुल ही 0 स्टार पर बैठी है और टाटा है या पंच है वो बिल्कुल 5 स्टार पर बैठी है। अब फ्रोंक्स को छोड़ने का मेन रीजन यही था उनका, और यहाँ से अब उनका डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो गया। बेटर माइलेज आपको मिलेगी, 1000 1200 किलोमीटर आपको पर मंथ चलना है, सीएनजी आप नहीं ले रहे हैं, तो 2 3 पॉइंट से भी आपको थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और साथ में दिखने में उनको फ्रोंक्स ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब उनका डिसीजन जो है चेंज हुआ, फ्रोंक्स की तरफ वो चले गए। अब एक और प्रॉब्लम आ गई क्या, फ्रोंक्स पर आज के टाइम पर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्रोंक्स की थोड़ी शॉर्टेज है। पंच पर अच्छे खासे उनको डिस्काउंट मिल रहे थे। अब मैंने बोला कि देखिए दोनों गाड़ियां मैंने आपको बता तो दी है, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो पंच पर डिस्काउंट बढ़िया अवेलेबल, आप पंच ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फ्रोंक्स मुझे शुरू से ही पसंद थी, सेफ्टी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब मैं फ्रोंक्स पर पैसा डालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना बजट में डाल सकता हूँ। पसंद की गाड़ी उन्होंने ली।
डीलरशिप के पास गए, उनकी डील वगैरह जो भी थी वो सब हो गया। और जो भी मैंने बताया था कि क्या क्या आपके पास कोटेशन वगैरह जो भी वो बताएंगे वो एक बार आप बता देना। वहां पर 1500 रुपए हाइपोथिकेशन चार्ज उन्होंने जोड़ रखे थे। 2000 रुपए के आसपास उन्होंने HSRP जो इंस्टॉलेशन वगैरह हम करते हैं उसके जोड़ रखे थे। 4000 रुपए व्हीकल पासिंग के भी उन्होंने जोड़ रखे थे। मैंने बता दिया नहीं ये सब जो है फ्रॉड है, मतलब ये चीजें आपको नहीं देनी है। तो उन्होंने बोल दिया डीलरशिप को कि मुझे ना इन सब चीजों का कोई पैसा नहीं देना है, ऐसा कोई चार्जेस होते ही नहीं है। हाइपोथिकेशन चार्जेस हमारे RTO चार्जेस में पहले ही होते हैं। डीलरशिप ने बोला सर ये सब होते हैं और हर कोई देता ही है। ठीक है यार, हर कोई देता होगा। शंकर ने बोल दिया कि मुझे नहीं देने हैं और अगर मैं दूंगा तो मुझे इनकी रिसिप्ट चाहिए। डीलरशिप ने बोला ठीक है सर, हम आपको रिसिप्ट देंगे। देखिए डीलरशिप को पता है, हमने उसको इशारा कर दिया है कि ये चीजें नहीं होती हैं, ये स्कैम है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है आपको रिसिप्ट मिलेगी। गाड़ी वाड़ी उन्होंने ले ली, डिलीवरी वगैरह जो है वो सब हो गई। और जानबूझकर डीलरशिप ने क्या किया, एक और टैक्टिक अपनाई जो मैं अक्सर बोलता हूँ, डिले कर देते हैं वो आपकी डिलीवरी को, ताकि शाम होती चली जाए, कस्टमर को घर जाने की थोड़ी सी जल्दी हो जाए, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाए और जो प्रोसेस है या जो वो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लेने होते हैं वो भूल जाए। मिस्टर शंकर इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैंने आपको इतने पैसे दे दिए हैं, अब मुझे रिसिप्ट दीजिए। जितना पैसा दिया था उसकी उन्होंने रिसिप्ट तो दे दी, मतलब रिसीविंग जो होती है ना, हमने किसी को 100 रुपए दिए, उन्होंने 100 रुपए की रिसिप्ट दे दी, लेकिन उस 100 रुपए का किया क्या वो नहीं दिया। गाड़ी का बिल दे दिया, ठीक है। इंश्योरेंस जो उन्होंने कोट किया था उसमें से 3000 रुपए की कम की इंश्योरेंस की रिसिप्ट थी। RTO जो उन्होंने कोट किया था 4000 रुपए उन्होंने वहां पर कम कर दिए थे। साथ में हाइपोथिकेशन की अलग से कोई रिसिप्ट नहीं दी गई। साथ में जो पासिंग के थे जो 2000 रुपए उन्होंने HSRP के लिए थे, मतलब देते कहाँ से यार। अब वो बोल रहे हैं सर ये आपके पास रिसीट तो है। हाँ भाई है, लेकिन आपने सिर्फ पैसे की रिसीट दी है, वो पैसा कहाँ यूज किया उसकी तो रिसीट दो ना। अब ये सुनने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, इन कस्टमर को समझ में आ गया है। वो बार बार बोल रहे हैं सर अब आपकी गाड़ी की डिलीवरी हो गई है, हमारा क्लोजिंग का टाइम हो गया है और अब हमें भी जाना है और बहुत बढ़िया रहा, आप भी जाइए। मतलब वो वहां से भगाने की कोशिश में थे, लेकिन मिस्टर शंकर बिल्कुल अड़ गए थे। हम लोगों की बात पहले से ये थी कि हमें अड़ जाना है, एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं है। कैलकुलेट कर रहे थे, 14-15 हजार रुपए का जो है फर्क आ रहा था। इतने पैसे यार कौन छोड़ेगा। 3-4 बार हमारी गाड़ी में जो है पेट्रोल फिल हो सकता है, टैंक फुल हो सकता है। तो उसके बाद जब काफी बहसबाजी हो गई तो लोग बोलने लगे चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है हम मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, हम आपको ना 15 हजार रुपए की एसेसरी दे देते हैं, आप बताइए आप क्या लेंगे। शंकर जी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मेरे जो ये पैसे हैं ना 14-15 हजार रुपए के आसपास, ये मुझे वापस दो। उसके बाद मुझे एसेसरी लेनी होगी मैं लूंगा, नहीं लेनी होगी मैं नहीं लूंगा, आपसे लेनी है कहीं और से लेनी है चाहे कुछ भी है, मेरा पैसा है मुझे रिटर्न कर दो। तब उन्होंने कहा ठीक है 3-4 दिन के बाद आप आ जाइए, वहां पर आपको चेक वगैरह जो हो मिल जाएगा। ऐसा है अगर चेक देना है अभी दो, अदरवाइज मेरा कैश दो, क्योंकि मैंने आपको कैश भी दे रखा है। थोड़ी सी फिर बहसबाजी हुई और देखिए 1.5 से 2 घंटा लेट हो चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी तो अपनी हो ही चुकी थी। उसके बाद डीलरशिप ने वहां पर जो चीज भी की और कैश में उनको 14,000 समथिंग रुपए जो है वो उसी टाइम पर रिटर्न किए गए। और डीलरशिप के बंदे भी कह रहे हैं कि कमाल है सर, हमने भी ना आप जैसा कस्टमर देखा नहीं है। इतना लेट होने के बाद तो मतलब पैसे वैसे छोड़ जाते हैं या एसेसरी कह देते हैं या 2-4 दिन बाद की बात कह देते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ करके ना फिर उलझा ही लेते हैं अपने बातों में। लेकिन आपने कमाल ही कर दिया, आप पैसे लेकर जा रहे हैं। तो ये डीलरशिप पर होता ही होता है, बहुत सारी टैक्टिक्स हैं जो चलती हैं। तो यहाँ पर तो कस्टमर बच गए। आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, या आप कुछ गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के आप शुड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।